16 सितंबर 1994 रुवा जिम्बाब्वे। शुक्रवार की सुबह थी। एरियल प्राइमरी स्कूल में दर्जनों बच्चे लंच ब्रेक के दौरान बाहर खेल रहे थे। उनके टीचर्स स्टाफ मीटिंग के लिए अंदर थे और अगले कुछ मिनटों में कुछ ऐसा हुआ जो उन बच्चों की ज़िंदगी का एक सच बनने वाला था। लगभग 60 बच्चों ने बताया कि उन्होंने आसमान में कुछ देखा था। कुछ ने एक अजीब सिल्वर ऑब्जेक्ट देखा और कुछ ने दावा किया कि उनमें से कुछ लोग बाहर आए जो इंसान जैसे दिखते थे लेकिन इंसान नहीं थे। इस घटना को बाद में एरियल स्कूल इंसिडेंट के नाम से जाना गया, लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा सिर्फ ये नहीं था कि बच्चों ने क्या देखने का दावा किया, बल्कि ये था कि बाद में कुछ बच्चों ने कहा उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें कोई संदेश दिया जा रहा हो, एक चेतावनी इंसानियत के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, धरती के बारे में और हमारे फ्यूचर के बारे में। और शायद सबसे डिस्टर्बिंग बात, उनके मुताबिक ये मैसेज शब्दों में नहीं आए थे, ये उनके दिमाग में एक ख्याल की तरह आया। सुबह लगभग 10 बजे का समय था। जिम्बाब्वे के छोटे से टाउन रुवा में एरियल स्कूल के प्लेग्राउंड में करीब 60 बच्चे मौजूद थे। रुवा जिम्बाब्वे के कैपिटल हरारे से लगभग 20 किलोमीटर ईस्ट में है। हरारे अपने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए भी बहुत फेमस है, जहां कई इम्पॉर्टेंट क्रिकेट मैचेस हुए हैं। उन बच्चों की उम्र लगभग 6 से 12 साल के बीच थी। टीचर्स प्लेग्राउंड में नहीं थे, वो अंदर स्टाफ मीटिंग में बिजी थे। और ये डिटेल बाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसे देखने वाले सिर्फ बच्चे थे। कोई भी बड़ा इंसान उनके साथ प्लेग्राउंड में मौजूद नहीं था। बच्चों के मुताबिक उन्होंने आसमान में कुछ एबनॉर्मल देखा, चांदी जैसा, चमकीला, अजीब तरीके से उड़ता हुआ। कुछ बच्चों ने एक ऑब्जेक्ट देखा, कुछ ने मल्टीपल ऑब्जेक्ट देखने का दावा किया। बच्चों ने बताया कि वो सिल्वर ऑब्जेक्ट स्कूल के पास मौजूद झाड़ियों और पेड़ों वाले इलाके की तरफ से नीचे आई, और फिर बच्चों ने देखा उन सिल्वर ऑब्जेक्ट से कुछ छोटे लोग बाहर निकल के आए। इन छोटे लोगों के फिजिकल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक जैसे नहीं थे, लेकिन कुछ बातें बार बार सामने आई। वो लोग छोटे थे, लगभग 3 से 4 फीट ऊंचे, पतले थे। कुछ बच्चों ने कहा उन्होंने काले कपड़े पहने थे, तो कुछ ने कहा उनके बॉडी का रंग ही काला था। और सबसे फेमस डिटेल, उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें। बच्चों ने कहा उनका सिर असामान्य रूप से बड़ा था। कुछ ने काले बालों का भी जिक्र किया। हर बच्चे की याद में हर डिस्क्रिप्शन एक जैसा नहीं था, लेकिन उनकी बड़ी काली आंखें इस कहानी का सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला हिस्सा बन गई। और फिर आया इससे भी अजीब डिटेल। कुछ बच्चों ने कहा कि उन छोटे लोगों ने उनसे बात की, पर नॉर्मल आवाज़ में नहीं, जैसे हम इंसान बात करते हैं। बच्चों ने बताया उनके दिमाग में एक ख्याल आया, फीलिंग आई और तस्वीरें आई, जैसे कोई आइडिया सीधा उनके दिमाग में आ गया हो। उन बच्चों ने बताया कि जो ख्याल उनके दिमाग में आया वो इंसानों के द्वारा अर्थ और नेचर को नुकसान पहुंचाने के बारे में था। और यहाँ से एरियल स्कूल की कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब बच्चे वापस क्लास में आए तो उन्होंने टीचर्स को बताना शुरू किया कि उन्होंने क्या देखा था। फिर बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया। स्कूल में बातें फैलने लगी और बच्चों ने ड्राइंग्स बनाना शुरू किया। बाद में ये ड्राइंग्स एरियल स्कूल केस का सबसे मजबूत एविडेंस में से एक बन गया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, ये फोटोग्राफ्स नहीं थे, ये ड्राइंग्स बच्चों ने अपनी यादों से बनाए थे, जो कुछ भी उन्होंने देखा था। इसके कई सालों बाद इस घटना को अक्सर इस तरह बताया जाता है, 60 बच्चों ने एग्जैक्टली सेम चीज़ देखी। लेकिन रिकॉर्ड इतने सिंपल नहीं है। बच्चों के ड्राइंग्स में कई सिमिलैरिटीज़ थी, लेकिन डिफरेंसेस भी थे। और शायद यही डिफरेंसेस इस मिस्ट्री को एक सवाल पे लाके खड़ा करता है। आखिर उन्होंने देखा क्या था? और इसके बाद
कहानी में और भी चीज़ें जुड़ती चली गई। उस घटना की खबर तेज़ी से फैलने लगी। जिम्बाब्वियन मीडिया का अटेंशन इस केस पर आ गया और कुछ ही दिनों में पत्रकार और शोधकर्ता स्कूल पहुंचने लगे। इन शुरुआती दिनों में एक इम्पॉर्टेंट नाम था, टिम लीच। ये बीबीसी के रिपोर्टर थे। 16 सितंबर की घटना के सिर्फ 3 दिन बाद 19 सितंबर को उन्होंने एरियल स्कूल का दौरा किया। उन्होंने बच्चों और स्कूल स्टाफ के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए और ये इंटरव्यूज़ इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इंटरव्यूज़ उस घटना के होने के बाद सबसे पहले और सिर्फ 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड किए गए थे। बच्चे छोटे थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ एक्साइटेड थे और कुछ बेहद नॉर्मल तरीके से अपनी बात बता रहे थे। उन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज़ डिस्क्राइब नहीं की, लेकिन कई बच्चे इस बात पर कायम रहे कि उस सुबह कुछ एबनॉर्मल हुआ था। अब इस कहानी में एक और इम्पॉर्टेंट नाम एंटर होता है, सिंथिया हिंड। सिंथिया जिम्बाब्वे में रहने वाली एक यूएफओ रिसर्चर थी। उन्होंने घटना के कुछ ही दिनों बाद स्कूल का दौरा किया। उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनके ड्राइंग्स देखे और उन्होंने इस केस को सीरियसली लेना शुरू किया। सब चीज़ें देखने और सुनने के बाद वो इस पॉइंट पर पहुंची कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे। बच्चों के ड्राइंग्स और इंटरव्यू धीरे धीरे इस मामले का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनते गए। लेकिन अभी एक और इंसान इस कहानी में आने वाला था, एक हार्वर्ड साइकेट्रिस्ट। उसका नाम था जॉन मैक। जॉन मैक कोई यूएफओ और एलियंस में दिलचस्पी रखने वाला इंसान नहीं था। वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मनोचिकित्सक के प्रोफेसर थे। 1994 तक वो ऑलरेडी उन लोगों में इंटरेस्टेड हो चुके थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनकाउंटर्स विथ नॉन ह्यूमन बींग्स का क्लेम करते थे। उनका पर्पस सिर्फ इतना था कि वो उनके मेंटल स्टेट को स्टडी करना चाहते थे। नवंबर 1994 में जॉन मैक जिम्बाब्वे आ गए। उनका पर्पस था एरियल स्कूल के बच्चों से बातें करना, उनके दिमागी हालत को समझना। इस घटना को अब 2 महीने से अधिक समय बीत चुका था। जॉन मैक ने बच्चों से बातें की। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या याद है और धीरे धीरे इस कहानी का एक और पहलू सामने आने लगा। कुछ बच्चों ने जॉन से कहा कि उन छोटे लोगों ने उनसे बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि कम्युनिकेशन हुआ था ख्यालों के ज़रिए। जॉन मैक के डॉक्यूमेंट्स में बच्चों ने डिस्क्राइब किया कि उन छोटे लोगों को देखते वक्त उनके दिमाग में एक बात आई कि इंसान पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहीं से एरियल स्कूल की स्टोरी फेमस होने लगती है, क्योंकि इस घटना का मैसेज सिर्फ ये नहीं था कि एलियंस अर्थ पर आए थे। बच्चों के मुताबिक इंसान अपने ही प्लैनेट को डैमेज कर रहे थे। पॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और लालच। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये इन्वायरमेंटल मैसेज हर बच्चे के शुरुआती बयान में मौजूद नहीं था, लेकिन बाद के इंटरव्यूज़ में ये मैसेज और इम्पॉर्टेंट हो गया। और यहीं से इस पूरे मामले पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या वो एलियंस हमें चेतावनी देने आए थे? एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर बच्चों ने वाकई कुछ एबनॉर्मल देखा था तो वो अननोन इंटेलिजेंट बीइंग्स स्कूल के पास क्यों आए, और वो भी बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में चेतावनी क्यों दिया? बच्चे ही क्यों? जिम्बाब्वे ही क्यों? 1994 ही क्यों? और बिना आवाज़ के कम्युनिकेशन ही क्यों? इन सवालों ने एरियल स्कूल को यूएफओ इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर दिया। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है। हो सकता है बच्चों ने वास्तव में कुछ अजीब देखा था और फिर वो उसे उन विचारों के माध्यम से समझा रहे थे जो उन्हें पहले से पता थे। शायद एक बच्चे की सोच ने दूसरे बच्चे को प्रभावित किया। हो सकता है कहानी फैलने के साथ साथ यादें बदलती गई, और ये भी हो सकता है कि बाद के इंटरव्यूअर्स ने इस एनवायरनमेंट वाले नैरेटिव को इस घटना के साथ जोड़ दिया हो, या फिर उस 1994 की सुबह वाकई एलियंस हमारे बीच आए थे। इस केस में एक इम्पॉर्टेंट बात अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। बच्चों से सिर्फ एक बार इंटरव्यू नहीं किया गया था, उनके टीचर से भी बात की गई।
न्यूज़ रिपोर्टर्स ने बात किया, सिंथिया हिंड ने बात किया, जॉन मैक ने बात किया और कई सालों बाद फिल्म मेकर्स और अन्य रिसर्चर्स ने भी उनसे दोबारा बात की। हर नया इंटरव्यू यादों को चेंज करने का एक और अपॉर्चुनिटी होता है, खासकर तब जब मेन विटनेस बच्चे हों। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब ये भी नहीं कि उन्होंने पूरी कहानी बना ली थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसानी याददाश्त बेहद कॉम्प्लेक्स होती है। कोई इंसान पूरी ईमानदारी से किसी घटना को याद कर सकता है, लेकिन समय के साथ उस याद के कुछ डिटेल्स बदल जाते हैं। लेकिन सालों बाद भी जब वो बच्चे बड़े हो गए, तब भी उनकी यादें नहीं बदली। कहानी 1994 में ख़त्म नहीं हुई। वो बच्चे बड़े हो गए, कुछ दूसरी जगह चले गए, कुछ करियर बनाए, परिवार शुरू किया और कुछ ने सालों बाद पब्लिकली अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की। उस घटना के कई साल बाद फिल्म मेकर्स ने एरियल स्कूल के बच्चों को खोजा। अब वो सब बड़े हो चुके थे। 2022 में अमेरिका के एक फिल्म डायरेक्टर रैंडल निकरसन ने इस घटना पे एरियल फिनोमेना नाम का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन विटनेसेस को फॉलो करती थी जो अब बड़े हो चुके थे। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि उनके बचपन का वो एक्सपीरियंस रियल था और वो उनके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। अब सवाल ये है कि उन एलियंस ने बच्चों को सच में क्या मैसेज दिया था? इसका कोई सिंगल वेरीफाइड प्रूफ नहीं है। किसी एलियन की आवाज़ की रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई रिटर्न मैसेज नहीं है, कोई ऐसा फिजिकल सबूत भी नहीं है जो साबित कर सके कि हुआ क्या था। कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं है जो ये प्रूफ कर दे कि बच्चों ने वास्तव में वो देखा था। इसके बजाय हमारे पास बस यादें हैं। बच्चों ने कहा कि उन छोटे लोगों ने बिना बोले कम्युनिकेशन किया। बच्चों ने इस एक्सपीरियंस को ह्यूमैनिटी के फ्यूचर से कनेक्ट किया और इस घटना की सबसे यादगार चीज़ बन गई, इंसान धरती को नष्ट कर रहे हैं। और ये डिटेल एरियल स्कूल की कहानी से लगभग अलग ना होने वाला हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या ये संदेश वास्तव में किसी अननोन इंटेलिजेंट बीइंग ने दिया था, या ये ख्याल बच्चों के अपने दिमाग की उपज है? आज तक इसका कोई कंफर्म आंसर नहीं है। शायद एरियल स्कूल की कहानी की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि एलियन जिम्बाब्वे आए थे। सबसे डरावनी बात यह है कि कल्पना कीजिए आप 6 साल के हैं या 7 या 10 और आप ऐसी चीज़ देखते हैं जो दुनिया के बारे में आपकी पूरी समझ को बदल देते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि आगे की पूरी ज़िंदगी आप उसी अनुभव को समझने की कोशिश करते हुए बिताते हैं। 16 सितंबर 1994 को एरियल स्कूल में कुछ हुआ था, इतना हम जानते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ ये सिर्फ वो बच्चे जानते हैं। लगभग 60 बच्चों ने ऐसी चीज़ देखी जिसे वो समझ नहीं पाए। कुछ मिनटों के लिए जिम्बाब्वे के स्कूल के पास वास्तव में कुछ अननोन मौजूद था, और जो मैसेज उन बच्चों को मिला कि इस धरती को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक चेतावनी किसी अननोन चीज़ की तरफ से। और आज 32 साल बाद भी ये केस अनएक्सप्लेन्ड है। 1945. We have now entered the atomic age, another step to the future. Clean nuclear energy for humanity. But everything comes with a cost. नाइनटीन 1950s का दशक ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार खुद को नष्ट करने की वास्तविक क्षमता हासिल कर ली थी। परमाणु बम युद्ध में इस्तेमाल हो चुका था। सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार आ चुके थे। हाइड्रोजन बम के परीक्षण हो रहे थे और दुनिया की सरकारें ऐसे टकराव की तैयारी कर रही थी जो पृथ्वी से पूरी सभ्यता का अंत कर सकता था। फिर इस शीत युद्ध की दहशत के बीच एक आदमी ने दावा किया कि दूसरे ग्रह से आए कुछ विजिटर्स धरती पर पहुंचे थे। वो इंसानों जैसे दिखते थे,
वो टेलीपैथी के जरिए बात करते थे और वो एक चीज को लेकर बेहद चिंतित थे, हमारे परमाणु हथियार। इस घटना के मेन कैरेक्टर का नाम है जॉर्ज एडम्सकी। जॉर्ज एडम्सकी का बैकग्राउंड काफ़ी अनयूजुअल था। वो गवर्नमेंट साइंटिस्ट नहीं था, वो कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था। वो अमेरिका में एक इमिग्रेंट था, टीचर रह चुका था, एक रेस्टोरेंट चलाता था और यूएफओ में दिलचस्पी रखने वाला इंसान था। कैलिफोर्निया के पाल्मर माउंटेन के पास उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट और एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी बनाया था और उस वक्त दुनिया भर में उड़न तश्तरियों की खबरें आने लगी थी। जॉर्ज को भी इन खबरों में काफ़ी दिलचस्पी होने लगी, लेकिन 1950 के दशक की शुरुआत तक वो सिर्फ आसमान में स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट देखने की बात नहीं कर रहा था। उसका दावा इससे कहीं बड़ा था। उसने कहा कि वो उन स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट के लोगों से मिल चुका है और जॉर्ज के अनुसार वो कोई डरावने राक्षस नहीं थे, वो कोई हिंसक जीव नहीं थे, वो हमारी तरह दिखते थे। फिर आया वो दिन जिसने जॉर्ज को मशहूर कर दिया। 20 नवंबर 1952। जॉर्ज के अनुसार वो कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में अपने कुछ साथियों के साथ था। तभी उसने एक अजीब उड़न तश्तरी देखी और फिर जॉर्ज ने दावा किया कि उस उड़न तश्तरी से एक मानव जैसी आकृति बाहर निकली। उसके अनुसार वो आकृति शुक्र ग्रह से आई थी। जॉर्ज ने उसका नाम बताया, ऑर्थोन। यही मुलाकात आगे चलकर उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स की फाउंडेशन बन गया। जॉर्ज के अनुसार ऑर्थोन बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था और उससे भी अजीब बात, उसने सामान्य तरीके से बात नहीं की। जॉर्ज के मुताबिक उनके बीच कम्युनिकेशन हुआ था टेलीपैथी के जरिए, लेकिन वो एलियन जिसका नाम ऑर्थोन था, वो वास्तव में क्या चाहता था, इसका जवाब उस दौर की सबसे बड़ी चिंता में छिपा था, बढ़ते हुए परमाणु हथियार। जॉर्ज का दावा था कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर इंसान के परमाणु हथियार को लेकर चिंतित थे। उनका मानना था कि इंसान इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद लापरवाही से कर रहा है। इंसानों ने अविश्वसनीय शक्ति हासिल कर ली है, लेकिन उस शक्ति को कंट्रोल करने की समझदारी अभी इंसानों के पास नहीं है और परमाणु हथियार इस खतरे का सबसे बड़ा उदाहरण थे। ऐसी तकनीक जो पूरे शहर को पल भर में मिटा सकती थी या पूरी सभ्यता को। 1952 का ये संदेश बेहद प्रभावशाली था क्योंकि जॉर्ज ऐसे दौर में ये बात कह रहा था जब दुनिया सिर्फ परमाणु युद्ध से डर नहीं रही थी, दुनिया पहले ही उसके साए में जी रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ हथियारों की दौड़ में थे। हाइड्रोजन बम रियलिटी बन चुका था और परमाणु विनाश की संभावना अब कोई कल्पना नहीं थी। वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर इसीलिए एक सीधी चेतावनी दे रहे थे कि इंसान उन शक्तियों से खेल रहा है जिन्हें वो खुद पूरी तरह नहीं समझता। लेकिन जॉर्ज की कहानी को दूसरी यूएफओ कहानियों से अलग करने वाली एक चीज़ थी, तस्वीरें। उसने दावा किया कि उसने उन अंतरिक्ष यानों की तस्वीरें खींची थी। उसकी कुछ फेमस तस्वीरों में एक मेटल का घंटी के आकार का ऑब्जेक्ट दिखाई देता था। उसके ऊपर एक बड़ा सा गुंबद था। जॉर्ज ने इस स्पेसशिप को शुक्र ग्रह का स्काउट शिप बताया। वो तस्वीरें फेमस हो गई, किताबों और यूएफओ मैगजीन में छपने लगी और उन्होंने जॉर्ज को एक अनजान आदमी से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना दिया। लेकिन तस्वीरों के साथ एक समस्या भी थी। तस्वीरों की जांच की जा सकती थी और धीरे धीरे लोग उन्हें बहुत करीब से देखने लगे। 1953 में जॉर्ज और लेस्ली डेसमंड ने एक किताब भी पब्लिश की, द फ्लाइंग सॉसर्स हैव लैंडेड। इस किताब ने उनकी कहानी को इंटरनेशनल सेंसेशन बना दिया। जॉर्ज का दावा था कि दूसरे ग्रहों की सभ्यताएं धरती पर आ रही हैं और वो खुद उन लोगों से मिल चुका था। उसके अनुसार ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स शुक्र और मंगल ग्रह जैसे दूसरे ग्रहों से आते थे। वो इंसानों जैसे थे लेकिन तकनीकी रूप से बेहद उन्नत थे और वो इंसानियत के भविष्य को लेकर चिंतित थे। वो किताब खूब बिकी। जॉर्ज
1950 के दशक के कॉन्टैक्टी मूवमेंट के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक बन गए, लेकिन उनके दावे अभी और भी आगे जाने वाले थे। 1955 में जॉर्ज ने एक और बुक पब्लिश की, इनसाइड द स्पेसशिप। अब कहानी रेगिस्तान से हुई एक मुलाकात से कहीं और आगे बढ़ चुकी थी। जॉर्ज ने दावा किया कि उसे दूसरे ग्रहों से आए स्पेसशिप में ले जाया गया था। उसने दूसरे दुनिया के प्राणियों से मुलाकात को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया। उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स का मानना था कि इंसानों को बदलने की ज़रूरत है। युद्ध खतरनाक है, परमाणु हथियार खतरनाक है, समझदारी के बिना टेक्नोलॉजी खतरनाक है, और इंसान अपने ग्रह के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है वो एक बड़ी समस्या का हिस्सा है। जॉर्ज के एलियंस में एक खास बात थी, वो एलियंस इंसानों जैसे दिखते थे। जॉर्ज के अकॉर्डिंग वो प्राणी लंबे थे, अट्रैक्टिव और लगभग पूरी तरह इंसानों जैसे दिखते थे। अगर वो हमारे बीच खड़े हो जाएं तो शायद उन्हें देखकर कोई तुरंत पहचान भी नहीं पाएगा। और उनका संदेश ये नहीं था कि हम अर्थ पर कब्जा करने आए हैं, बल्कि उनका संदेश ये था कि वो हमें चेतावनी देने आए थे। ये कहानी एटॉमिक एज के डर के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। इंसान ने टेक्नोलॉजी के एक नए युग में प्रवेश कर लिया था। हम एटम्स को स्प्लिट कर सकते थे, रॉकेट बना सकते थे, पूरे शहरों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन सवाल था कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले उल्टे परिणामों से बच पाएंगे। जॉर्ज का दावा था कि दूसरे ग्रहों की सभ्यताएं पहले ही देख चुकी थी कि टेक्नोलॉजी का ये रास्ता कहाँ ले जा सकता है। लेकिन जॉर्ज की स्टोरी में एक मेजर साइंटिफिक प्रॉब्लम थी। उसने दावा किया कि ये एलियंस शुक्र ग्रह से आए थे। उस समय शुक्र ग्रह के वास्तविक वातावरण के बारे में आज के जितनी जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद के साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ने शुक्र ग्रह की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। वहाँ का एटमॉस्फेयर बेहद घना और लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ था। सरफेस प्रेशर अर्थ के मुकाबले 92 गुना ज़्यादा था और टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस है। वहाँ हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। ऐसे वातावरण में इंसान जैसे जीवों का बिना किसी उन्नत टेक्नोलॉजी के रह पाना संभव नहीं है। और ये अकेली समस्या नहीं थी। जॉर्ज ने दूसरे ग्रहों के बारे में भी दावे किए जो बाद के प्लैनेटरी साइंस से मेल नहीं खाते थे। क्रिटिक्स के लिए ये एलियन कॉन्टैक्ट का प्रूफ नहीं था, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि जॉर्ज की कहानी वास्तविक ग्रहों की परिस्थितियों से मेल नहीं खा रही थी। फिर आई वो तस्वीरें। क्रिटिक्स और यूएफओ शोधकर्ताओं ने उसकी तस्वीरों की जांच की। कुछ लोगों ने बताया कि तस्वीरों में दिख रही वस्तुएं अंतरिक्ष यान नहीं है, बल्कि साधारण वस्तुओं से बनाए गए मॉडल्स हो सकते हैं। जॉर्ज के द्वारा उन यूएफओ की ली गई तस्वीरों पे काफ़ी सवाल उठे, लेकिन जॉर्ज की तस्वीरें 1950s के दशक की सबसे विवादित यूएफओ तस्वीरों में शामिल हो गई। और आखिरकार एक सवाल उठना लाजमी था। अगर उसके अंतरिक्ष यान की तस्वीरें ही नकली थी तो उसकी बाकी की कहानी पर कितना भरोसा किया जाए। जॉर्ज अकेला नहीं था। 1950s के दशक में कथित कॉन्टैक्टी की पूरी कम्युनिटी सामने आने लगी। कई लोग दावा कर रहे थे कि वो दूसरे ग्रहों के प्राणियों से मिल चुके हैं। उन्हें मैसेज मिले, वार्निंग्स मिली, भविष्यवाणियाँ मिली। कुछ कहते थे कि वो शुक्र ग्रह से आए थे, कुछ कहते थे कि वो मंगल ग्रह से आए थे, और कुछ पूरे सोलार सिस्टम में फैली सभ्यताओं से बात कर चुके थे। लेकिन बार बार एक ही तरह की चिंता सामने आ रही थी: परमाणु हथियार, युद्ध, टेक्नोलॉजी और हमारा फ्यूचर। जॉर्ज इस घटना का शायद सबसे प्रसिद्ध चेहरा बन गए, लेकिन प्रसिद्धि का एक दूसरा पहलू भी था, उसके दावों की जांच। कई यूएफओ शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिकों को जॉर्ज के दावों की चुनौती दी। दूसरे ग्रहों के बारे में उसके विवरण खगोल विज्ञान से मेल नहीं खाते थे। उसकी तस्वीरों पर सवाल उठे, उसकी कहानियों पर सवाल उठे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी
इंडिपेंडेंट फिजिकल एविडेंस सामने नहीं आया जो ये साबित कर सके कि जॉर्ज ने वास्तव में किसी बाहरी दुनिया के प्राणी से मुलाकात की थी। जॉर्ज की कहानी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, लेकिन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट प्रूफ नहीं होता। हम जानते हैं कि जॉर्ज ने ये दावे किए। हम ये भी जानते हैं कि उसने उसके बारे में किताबें लिखी और हमारे पास उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी वेरीफाइड एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर सके कि उसके द्वारा बताए गए प्राणी वास्तव में मौजूद है। 70 से अधिक साल बाद भी जॉर्ज की कहानी आज भी लोगों को प्रभावित करती है। उसकी चेतावनी को समझने के लिए एलियंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस खतरे की जॉर्ज बात कर रहा था वो सच्चाई है। परमाणु हथियार सच में सभ्यताओं को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसे रिजल्ट्स पैदा कर सकती है जिन्हें कंट्रोल करने में इंसानों को मुश्किल हो सकती है, और इंसान ने सच में इस धरती को बड़े पैमाने पर बदल दिया है। तो शायद सबसे अजीब सवाल ये नहीं है कि क्या जॉर्ज एलियन से मिला था। शायद असली सवाल ये है कि जॉर्ज के अनुसार एलियन का संदेश उस समय की इंसानियत की सबसे बड़ी चिंताओं जैसा ही क्यों लग रहा था। क्या जॉर्ज वाकई किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहा था? क्या उसने एटॉमिक एज की चिंताओं से एक कहानी बनाई, या फिर क्या उसने जानबूझकर अपने चारों तरफ एक माइथोलॉजी खड़ा किया? बचे हुए सबूतों से हम निश्चित रूप से इसका जवाब नहीं दे सकते। जॉर्ज एडम्सकी की मृत्यु 1965 में हुई, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी किताबें प्रभावशाली बनी रहीं, उसकी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं, और उसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया आइडिया आज भी मौजूद है। दूसरे ग्रहों के प्राणी शायद हमें जीतने नहीं आए थे, वो हमें चेतावनी देने आए थे। परमाणु हथियारों के बारे में, युद्ध के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारे द्वारा पृथ्वी को एक्सप्लॉइट और नुकसान पहुंचाने के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में। इस तरह की कहानियां बार बार सामने आई, अलग गवाह, अलग प्राणी, अलग जगहें, लेकिन वार्निंग्स हर बार सेम थी। कैलिफोर्निया के एक आदमी ने दावा किया कि उसकी मुलाकात दूसरे ग्रह के इंसानों से हुई थी। वो कथित रूप से शुक्र ग्रह से आए थे। वो इंसानों जैसे दिखते थे, और वो उस चीज़ से भयभीत थे जो इंसान ने खुद बनाई थी। ऐसे हथियार जो पूरी सभ्यता का अंत कर सकते थे, ऐसे टेक्नोलॉजीज जो हमारी विवेकशीलता से कहीं ज़्यादा रफ्तार से डेवलप हो रही थी। हो सकता है जॉर्ज सच बोल रहा था, ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा था। उसके द्वारा ली गई तस्वीरें आज भी कंट्रोवर्शियल हैं। उसके एनकाउंटर्स की कहानी कभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुई, और प्लैनेट्स के बारे में उसका जो भी डिस्क्रिप्शन था बाद में साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन उसकी कहानी का एक हिस्सा निश्चित रूप से वास्तविक था। वो डर, युद्ध और परमाणु बम, और ये संभावना कि इंसान खुद को नष्ट कर सकता है। और शायद इसी वजह से जॉर्ज की कहानी इतनी पावरफुल बन गई, क्योंकि चाहे उसके एलियन शुक्र ग्रह से आए हों या नहीं, या फिर एटॉमिक एज में जी रहे एक इंसान की कल्पना से पैदा हुए हों, चेतावनी सिर्फ एक है जैसे इंसान पहले से जानता है। हमने दुनिया को नष्ट करने का तरीका खोज लिया है। सवाल ये है कि क्या हम उससे बचने का तरीका भी सीख पाएंगे? सोचो, अगर वाकई में एलियंस दूसरे ग्रहों से या दूसरे गैलेक्सीज से हमारे पृथ्वी पर आ सकते हैं, तो वो कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एडवांस सिविलाइजेशन का सोसाइटी स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। उनमें हमारी तरह कंट्रोल और पावर, अमीर और गरीब नहीं होता। वहाँ रिसोर्सेज को लेकर लोग आपस में लड़ते नहीं हैं। लेकिन मेरे मन में एक पैराडॉक्स है। सोचो, अगर हमने सब कुछ अचीव कर लिया, ना कोई भूखा है, ना कोई बीमार है, हर किसी के पास घर है,
कोई भी देश आपस में लड़ नहीं रहे हैं। हम पृथ्वी का डैमेज भी कंट्रोल कर चुके हैं। हमने दूसरे ग्रहों के लोगों से भी दोस्ती कर ली। अगर हमने सारे सर्वाइवल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो इसके आगे सिविलाइजेशन का क्या पर्पस होगा? शायद सवाल ये नहीं है कि एलियंस हमें चेतावनी दे रहे हैं। शायद सवाल ये है कि हम अपनी ही चेतावनियों को एलियंस की आवाज़ में क्यों सुनना चाहते हैं। पुरानी कई सभ्यताएं जैसे मायन, इजिप्शियन, रोमेनियन, ये सब आज के इंसानों के मुकाबले कहीं ज़्यादा उन्नत थे, लेकिन फिर भी उनका पतन हुआ। टेक्नोलॉजी का मतलब फ्यूचर गारंटी नहीं है। इस बढ़ती टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी उन्नति है, वरना हमारा भी पतन तय है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब अलविदा, फिर मिलते हैं।